हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 13 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर सेक्शन 173 से 196 तक कवर किया होता है। इस पूरे चैप्टर को हम लोग पार्ट्स में कवर करेंगे। प्री और मेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं इस चैप्टर से वो भी कवर करेंगे। ये आपके प्री मेंस और सेमेस्टर एग्ज़ाम सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये चैप्टर ही आपका BNSS का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं जो CRPC में नहीं थे। तो इन डेप्थ पढ़ेंगे हम लोग और सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। लास्ट तक देखिएगा और पार्ट्स में कवर करेंगे तो सारे पार्ट्स देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है FIR। तो FIR क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। टर्म FIR आपका डिफ़ाइन नहीं किया गया है, ना CRPC में डिफ़ाइन किया गया था, ना BNSS में डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है उसको हम FIR कहते हैं, ठीक है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं? तो जो आपके BNSS के स्केड्यूल में जिन अपराधों को कॉग्निजेबल अपराध बताया गया है वो कॉग्निजेबल अपराध होते हैं। अब इसमें कोई सज़ा का ऐसा नहीं है कि इतनी ही सज़ा होगी तो ही वो अपराध कॉग्निजेबल होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप स्केड्यूल खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा जिस अपराध को मेंशन किया गया है कि ये कॉग्निजेबल अपराध है उसको कॉग्निजेबल अपराध कहा जाता है। और जब पुलिस ऑफिसर को जानकारी कॉग्निजेबल अपराध की मिलती है और वो उसको नोट डाउन करता है तो उसको हम FIR कहते हैं, ठीक है। और FIR कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। तो मेंस में क्वेश्चन बनता है कि FIR क्या है, इसकी एविडेंट्री वैल्यू क्या होती है, क्या इसको ओरली दिया जा सकता है, FIR और कंप्लेन में क्या डिफरेंस है, ये सब कवर करेंगे हम लोग। ये बहुत हॉलिस्टिक होने वाला है चैप्टर, तो इसको पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? Every information relating to the commission of cognizable offense, irrespective of the area where the offense is committed, may be given orally or by electronic communication to officer in charge of the police station। तो बोला जा रहा है कि जब भी कोई संगीन अपराध का जानकारी मिलेगी, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर को मिलेगी। अब वो ऑफिसर को जो जानकारी मिल रही है वो इन्फॉर्मेंट के द्वारा मिल रही है, कोई व्यक्ति है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके द्वारा मिल रही है। वो बोलकर इन्फॉर्मेशन दे सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। जितना आप यहाँ पर पिंक से हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं ये आपके BNSS का पार्ट नहीं था, ये आपके CRPC का पार्ट नहीं था, लेकिन आपके BNSS का पार्ट है, मतलब कि नया प्रोविज़न है, पहले नहीं था। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी पुलिस ऑफिसर को दी जा सकती है, जानकारी बोलकर दी जा सकती है। और अगर ऑफेंस किसी स्टेशन के बाहर, ज्यूरिसडिक्शन के बाहर कमिट हुआ है उसकी भी जानकारी दी जा सकती है। पुलिस ऑफिसर ये नहीं कहेगा कि मेरे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में ये ऑफेंस नहीं हुआ है इसलिए मैं FIR नहीं लिखूँगा, वो ऐसा नहीं कहेगा। इसको हम ज़ीरो FIR बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले लिखा नहीं जाता था, पहले भी लिखा जाता था। जैसे कोई पर्सन है ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, अब उसका सामान बीच में कहीं खो गया, अगले स्टेशन पर वो जा रहा है और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई भी उसके साथ अपराध हुआ, अगले स्टेशन पे जा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पुलिस ऑफिसर कहे नहीं ये तो मेरे क्षेत्र में आता नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता था। पहले भी लिखा जाता था, वो उसे ज़ीरो FIR कहते थे। वहाँ पर वो अपराध की जानकारी लिख कर जिस क्षेत्र में वो आता था वहाँ के स्टेशन पे भेज दिया जाता था, ऐसा होता था। लेकिन ये प्रोविज़न में स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं था, लॉ में मेंशन नहीं था स्पेशली, तो अब ये लॉ में मेंशन हो गया है। तो अब ज़ीरो FIR पहले भी होता था, ज़ीरो FIR अब भी होगा, लेकिन फ़र्क इतना है कि अब कानून में मेंशन कर दिया गया है कि ऑफेंस कहीं पर भी कमिट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पुलिस ऑफिसर को जानकारी नोट डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से पहले भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती थी, ऐसा नहीं है नहीं होती थी, लेकिन अब भी क्या हो सकता है, अब इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन बन गया। कॉल करके आपने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करवा दी, मैसेज, ईमेल, कैसे भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से पुलिस ऑफिसर को संगीन अपराध की जानकारी दी जा सकती है और वो इसको नोट डाउन करेगा। तो इसका क्लॉज 1 कहता है, अगर ये जानकारी बोल कर दी गई है तो पुलिस ऑफिसर उसको लिखित में करेगा या फिर अपने डायरेक्शन के अंदर लिखित में करवाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन लिखवाई गई है वो सामने वाले व्यक्ति को, जो इन्फॉर्मेंट है, उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोल कुछ रहा है और पुलिस ऑफिसर लिख कुछ रहा है। उसे पढ़कर सुनाया जाएगा और जहाँ पर कोई भी अगर करेक्शन हो सकता है तो वो करवाया जाएगा उससे। वो बता सकता है कि नहीं, मैंने ये नहीं बोला, ऐसा है वैसा है, जो भी है। उसके बाद उसको साइन करवाया जाएगा, जो पर्सन इन्फॉर्मेशन दे रहा है उससे साइन करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से जानकारी रिकॉर्ड करी गई है तो पुलिस ऑफिसर 3 दिन के अंदर, जब से जानकारी रिकॉर्ड करी गई है, जिस पर्सन ने जानकारी रिकॉर्ड करी है उससे साइन करवाएगा जाकर। अब यहाँ पर प्री का क्वेश्चन बनेगा कि कितने दिन के अंदर साइन करवाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 3 दिन के अंदर पुलिस ऑफिसर जिस व्यक्ति ने जानकारी दी है, जो इन्फॉर्मेंट है, वो जाकर नोट डाउन करवाएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी विक्टिम भी दे सकता है, या फिर जो व्यक्ति को सिर्फ जानकारी है और वो पीड़ित नहीं है वो भी जाकर पुलिस ऑफिसर को जानकारी दे सकता है। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ था और कोई अनजान था, लेकिन वो तब भी जाके जानकारी दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ विक्टिम ही जानकारी देगा, कोई भी व्यक्ति जाकर जानकारी यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, तो उसे उस बुक में, जो भी बुक पुलिस ऑफिसर के द्वारा मेंटेन करी जाती है, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट बताती है, उसको नोट डाउन किया जाएगा। फिर यहाँ पे बात करी गई है, जब ऐसे ऑफेंस की जानकारी मिल रही है जो कि सेक्सुअल ऑफेंस है या फिर एसिड अटैक से जुड़ा हुआ ऑफेंस है, और जो पीड़िता है, जो विमेन है, वो ऑफेंस की जानकारी दे रही है, ठीक है, कि उसके खिलाफ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, ये बीएनएस के सेक्शन मेंशन किए गए हैं। तो वहाँ पर जहाँ तक हो पाएगा, जो विमेन पुलिस ऑफिसर है वो ही उस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करेगी या फिर कोई विमेन ऑफिसर नोट डाउन करेगी। तो यह आपको बेसिक सी चीज़ है। ऐसा क्यों है? जाहिर सी बात है, जो विमेन ऑफिसर है, पीड़िता उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम बता पाएगी, अपनी उसके साथ जो जो हुआ वो बता पाएगी। इसीलिए है कि विमेन पुलिस ऑफिसर या फिर विमेन ऑफिसर ऐसी सूचना को नोट डाउन करेगी। फर्दर क्या बताया जा रहा है कि अगर जो विमेन है जिसके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, एसिड अटैक का ऑफेंस हुआ या फिर ऐसे ऑफेंस का अटेम्प्ट हुआ और इस वजह से वो मेंटली फिज़िकली डिसेबल्ड हो जाती है, परमानेंटली होती है या फिर टेम्पररी हो रही है, पर मेंटली फिज़िकली उसको डिसेबिलिटी आ गई है, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर जहाँ पर उसका रेसिडेंस है, जहाँ पर विक्टिम का रेसिडेंस है, जाहिर सी बात है वहीं पर जाकर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना बेहतर होगा, क्योंकि भाई वो तो डिसेबल्ड हो गई है। या फिर उसकी कोई चॉइस की जगह होगी, वहाँ पर जाकर रिकॉर्ड करना सही रहेगा। और ऐसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए इंटरप्रिटेटर या फिर स्पेशल एडुकेटर की हेल्प ली जाएगी। मतलब जैसे वो बोल नहीं पा रही है तो कोई होना चाहिए ना जो उसकी बात को इंटरप्रिटेट कर सके, जो बता सके, तो मदद ली जाएगी। और जब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी जाएगी तब इसकी वीडियोग्राफी करी जाएगी। शैल वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो जाहिर सी बात है ये करना ही करना है। तो जब कोई रेप विक्टिम है या फिर उसके खिलाफ अटेम्प्ट भी हुआ है और वो डिसेबल्ड हो गई है और उसकी इंफॉर्मेशन को, एफआईआर को नोट डाउन किया जा रहा है, तो इस बात का वीडियोग्राफी किया जाएगा। और जो उसका स्टेटमेंट है वो मैजिस्ट्रेट के द्वारा भी क्या होगा कि रिकॉर्ड करवाया जाएगा। तो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे उसका स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 183 सब सेक्शन 6 का क्लॉज ए। जितना जल्दी मुमकिन हो सकेगा उतना जल्दी करवाया जाएगा।
फिर जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी गई है, जाहिर सी बात है, तो जो विक्टिम है या फिर जो इन्फॉर्मेंट है उसको भी एक कॉपी दी जाएगी, तो उससे साइन भी करवाया जाएगा और कॉपी भी दी जाएगी, तो नॉर्मल सी बात हो गई। उसके बाद जो यहाँ पे सबसेक्शन 3 जोड़ा गया है, तो ये सबसेक्शन 3 आपका पहले नहीं था। ये एक केस था ललिता कुमारी का केस, जिसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात करी गई थी। बोला गया था कि अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर नोट डाउन करने से पहले एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर नहीं कमिट हुआ है, पर इसका लॉ में कहीं जिक्र नहीं था प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का। तो यहाँ पर लॉ में जिक्र कर दिया गया है, मतलब स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया है। क्या बोलता है, विदाउट प्रीजुडाइस टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 175 ऑन द रिसिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज मेड पनिशिएबल for 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of a police station may with the prior permission of an officer not below the rank of deputy superintendent of police कंसिडर द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि मतलब कि प्रामा फिसाई केस बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। और टाइम पीरियड क्या होगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का, तो ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 14 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होगी, और अगर प्रामा फिसाई केस बनता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब ऑफेंस, अब आपको यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है जहाँ पे प्री का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला कि किस ऑफिसर से परमिशन लेनी है, तो वो ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होना चाहिए, मतलब कि इस रैंक से ऊपर का होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, इसकी परमिशन ली जाएगी। दूसरा, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी 14 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तीसरा, यहाँ पे किस ऑफेंस की जानकारी के टाइम पे ये किया जाएगा, तो ऐसे ऑफेंस की जानकारी होनी चाहिए जो कि कॉग्निजेबल अपराध होना चाहिए, जिसमें सज़ा 3 साल या 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 3 साल से कम, मतलब 3 से 7 साल तक की 3 से 7 साल तक की सज़ा होनी चाहिए, तब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। अगर आप ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 का केस देखेंगे, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो एफआईआर का रजिस्ट्रेशन होगा वो मैंडेटरी होगा। अगर इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि अपराध कैसा है, कॉग्निजेबल अपराध है, तो कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, एफआईआर नोट डाउन करी जाएगी। लेकिन अगर अपराध ऐसा है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं कर रहा है और ऑफिसर को लगता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना ज़रूरी है, तो फिर ऑफिसर क्या कर सकता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। जैसे कि करप्शन के केसेस हो सकते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केसेस हो सकते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस हो सकते हैं, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो भाई एफआईआर नोट डाउन करनी ही करनी है। तो जो ललिता कुमारी का केस था उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात करी गई थी, लेकिन इस तरीके से करी गई थी। यहाँ पर जो प्रोविज़न है वो बता रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें 3 से 7 साल तक की सज़ा है, ऐसी जगह पर पुलिस ऑफिसर के द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। तो बिल्कुल एज इट इज़ नोट डाउन नहीं किया गया है, थोड़ा इसमें डिफरेंस है। इसके बाद है सबसेक्शन 4, जहाँ पे बताया जा रहा है, ये प्रोविज़न आपका पहले भी था, सीआरपीसी में भी था, इसमें भी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कोई एक पुलिस ऑफिसर के पास एक पर्सन जाता है और वो उसकी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन नहीं कर रहा है, एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, जो इन्फॉर्मेंट है या फिर विक्टिम है, वो सूचना दे सकता है अपराध के बारे में। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जब उस अपराध की इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है, उसको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या फिर अपने किसी सब ऑर्डिनेट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है, ठीक। लेकिन अगर वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन ना करे तो फिर पर्सन के पास एक रेमेडी है कि वो मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकता है, अपनी जानकारी बता सकता है।
अब इस सबसेक्शन को हम लोग रीड करेंगे सेक्शन 175 के सबसेक्शन 3 के साथ। तो 175 का सबसेक्शन 3 भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कोई भी मैजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 210 के अंदर। अगर आप 210 सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास लिखा है, जैसे एम्पावर सेकंड क्लास तब जब एम्पावर किया गया है सीजेएम के द्वारा। ठीक, तो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास संज्ञान ले सकते हैं, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ले सकते हैं अगर उन्हें एम्पावर किया गया है तो जो एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के पास पहुंची, तो जब एप्लीकेशन पहुंचेगी तो उसके साथ एक एफिडेविट भी होना चाहिए। इन्फॉर्मेंट क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेंट एप्लीकेशन दे रहा है कि भाई मैंने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को जानकारी दी थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं एफआईआर लिखवाने गया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वही सारी जानकारी देगा, किसको देगा? एप्लीकेशन के फॉर्म में मैजिस्ट्रेट को देगा, एफिडेविट के साथ देगा कि जो पहले की रेमेडीज़ थी वो मैंने करी, वहाँ से मुझको कुछ नहीं मिला। और फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? तो मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर नहीं दे देंगे। पुलिस ऑफिसर का सबमिशन जो इस रिगार्ड में होगा कि पुलिस ऑफिसर ने क्यों एफआईआर नहीं लिखी, क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखी, उसका भी जो सबमिशन होगा उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने? एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें सारी जानकारी है, इन्फॉर्मेंट के द्वारा एफिडेविट फाइल किया जाएगा कि उसने सारी रेमेडीज़ पहले जो अवेलेबल थी वो सब गया, उसने फुलफ़िल करी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को पोस्ट के ज़रिए इन्फॉर्मेशन भी दी, एफआईआर लिखवाने की भी कोशिश करी। ठीक, ये हो गया इन्फॉर्मेंट की तरफ से। और पुलिस ऑफिसर की तरफ से सबमिशन होना चाहिए कि भाई उसने एक्शन क्यों नहीं लिया। इन दोनों को कंसिडर करने के बाद मैजिस्ट्रेट चाहे तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। और कौन से मैजिस्ट्रेट होंगे? जो एम्पावर्ड हैं सेक्शन 210 के अंदर कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जब भी आप सेक्शन 173 का सबसेक्शन 4 पढ़ेंगे तो इसको आप सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 के साथ पढ़ेंगे। पहले ऐसा नहीं था, सबमिशन वाली बात नहीं थी, एफिडेविट वाली बात भी नहीं थी, लेकिन अब ये दोनों चीज़ें जोड़ दी गई हैं, इसीलिए प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जब मेंस में एक क्वेश्चन आता है कि जो विक्टिम है या फिर जो इन्फॉर्मेंट है, जब उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो उसके पास क्या क्या रेमेडी बचती हैं, तो उसके पास 2 रेमेडी हुई। पहला, वो गया सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, उसने कुछ नहीं किया, तो फिर वो गया मैजिस्ट्रेट के पास, अगर वहाँ से भी कुछ नहीं होता है तो फिर वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 रेमेडी मेंशन करी गई है। ये मेंस का क्वेश्चन आता है कि क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, और एक केस है एम सुब्रमण्यम वर्सेस एस जानकी का केस है, जिसमें बोला गया कि एग्राइव डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन नहीं दे देगा। एक जो पूरा प्रोसीजर है कि पहले एफआईआर लिखवाना है, नहीं लिखती है तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाना है और उसके बाद एप्लीकेशन देनी है मैजिस्ट्रेट को। तो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। केस का नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं, एम सुब्रमण्यम वर्सेस एस जानकी का केस है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि अगर एफआईआर लॉन्च होने में टाइम लगता है तो क्या होता है। देखिए, अगर एफआईआर जब ऑफेंस हुआ तब तो तुरंत नोट डाउन होनी चाहिए, तरीका यही है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, जैसे ही ऑफेंस हुआ है जल्दी से जल्दी उसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलेगी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, तो जो एविडेंसेस हैं उनके साथ कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है, फैब्रिकेशन नहीं किया जाएगा, और तुरंत जाके एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग जानते हैं, जिन्होंने अपराध होते देखा या फिर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस की जिनको जानकारी थी, पुलिस उनको पकड़कर उनसे इंफॉर्मेशन ले सकती है, उसका स्टेटमेंट नोट डाउन कर सकती है। वो लोग इधर उधर भागेंगे नहीं, उनकी मेमोरी फ्रेश है, उनको अभी सब याद भी है। तो इसलिए होता है कि जल्दी से जल्दी जानकारी होनी चाहिए। एफआईआर पूरी डिटेल में भी होने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ अपराध हुआ है इतना सफिशिएंट है, किसने किया है ये भी सफिशिएंट नहीं है। ज़रूरी थोड़ी है हर बार पता हो कि कौन अपराध कर रहा है, सिर्फ अपराध हुआ है, कहाँ हुआ है, जितना हो सकता है उतनी ही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होती है, एक डिटेल होने की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है। अब इन केस अगर एफआईआर देरी से लॉज होती है तो ऑफेंस हुआ, उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, बहुत दिन बाद लॉज हो रही है तो क्या होगा? तो मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2017 का केस है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो अगर एफआईआर देर से रिकॉर्ड हो रही है, जल्दी होनी चाहिए वैसे तो तरीका यही है, पर अगर देर से हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन केस ही वाइटिएट कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सस्पिशन हो सकता है, डाउट क्रिएट हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा केस ही वाइटिएट हो जाए, पूरा पूरा केस ही हटा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। इससे थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन केस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केस वैसे ही चलेगा। और इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि एफआईआर की एविडेंट्री वैल्यू क्या है? क्या इसको एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आता है। देखिए एफआईआर में सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बनाई हुई बातें भी हो सकती हैं, सही सही बातें भी हो सकती हैं। तो इसको एज अ एविडेंस, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की तरह तो इस्तेमाल किया नहीं जा सकता है ना। लेकिन कुछ केसेस हैं जहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एफआईआर में किसी के डेथ का कॉज है, मतलब किसी ने बताया, उसके मरने का रीज़न बताया, उसके बाद वो मर गया, तो इसे एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। या फिर इन केस ऐसा होता है कि एफआईआर में जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके उसकी बेसिस पे जब तहकीकात करी गई तो कोई एविडेंस की डिस्कवरी हो गई, तो डिस्कवरी स्टेटमेंट की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आपने सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो रेस जेस्टे की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है, जो फैक्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन होते हैं। तो कुछ पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है। जाहिर सी बात है, झूठी भी एफआईआर हो सकती है, या फिर पुलिस ऑफिसर को बताया कुछ गया, उसने लिखा कुछ है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सस्पिशन रहता है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन, डिस्कवरी स्टेटमेंट या फिर रेस जेस्टे, इन सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 175, जो कि बात करता है पुलिस ऑफिसर। एक सेकेंड, 174 कंप्लीट करना है पहले। 173 कंप्लीट हुआ है जी। 173 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो आपकी एफआईआर की बात कर रहा था। अब सेक्शन 174 पढ़ेंगे, जो एनसीआर की बात कर रहा है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की बात कर रहा है। ओके। तो अभी जो हमने सेक्शन पढ़ा उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन नोट डाउन किया जा रहा था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन नोट डाउन करी जा रही है। तो दोनों में फ़र्क क्या है वो अभी देखेंगे। लास्ट में फिर हम देखेंगे कि एफआईआर और एनसीआर में क्या डिफरेंस होता है। ये सेक्शन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला जा रहा है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। ओके। Section 174, when information is given to an officer in charge of a police station, the commission within the limit of such station of non-cognizable offense, he shall, देखिए shall word का यूज़ किया गया, enter or cause to be entered the substance of the information in the book to be kept by such officer in such form as the state government may by rule prescribe in this behalf। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके स्टेशन के ज्यूरिस्डिक्शन में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो शैल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। वो क्या करेगा, उसको बुक में नोट डाउन करेगा, जो बुक उसके द्वारा कैप्ट की गई है, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है, तो वो उसमें रिकॉर्ड कर लेगा। एंड रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के पास इन्फॉर्मेंट जिसने सूचना दी है उसको भेज देगा। फॉरवर्ड करेगा डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस फोर्थनाइटली टू द मैजिस्ट्रेट। फोर्थनाइटली का मतलब होता है 14 दिन में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार। तो जहाँ पर वो सारी ऐसी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर रहा है वो भी मैजिस्ट्रेट को फोर्थनाइटली क्या करेगा, भेज देगा। ये प्रोविज़न पहले नहीं था, यहाँ पे नया प्रोविज़न जोड़ा गया है। प्री में आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है फोर्थनाइटली टू द मैजिस्ट्रेट, ऐसे इंफॉर्मेशन की जानकारी
मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। सबसेक्शन 2 कहता है ऑफिसर को जब ऑर्डर मिलेगा नॉन कॉग्निजेबल केस में मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने का, तब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा उसके द्वारा। तो जब पुलिस ऑफिसर बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, उसको इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के पहले मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो मजिस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? वो मजिस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जो अपराध का ट्रायल करने का या फिर ट्रायल को कमिट करने का दूसरे मजिस्ट्रेट को पावर रखता हो, ऐसा मैजिस्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद सबसेक्शन 3 बोल रहा है जैसे ही पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर मिल जाता है नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करने का, वो वैसे ही क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा और उसके पास सारी पावर होगी इन्वेस्टिगेशन करने की, जो एक कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर के पास होती है। लेकिन वो अभी भी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता है। मतलब वारंट पे ही वो अरेस्ट कर सकता है जब उसे पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट वारंट मिलेगा, तभी वो नॉन कॉग्निजेबल अपराध की इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को अरेस्ट कर सकता है। अगर वारंट नहीं है तो नहीं कर सकता है। इस एक पावर को छोड़कर उसके पास सारी पावर आ जाएगी जो एक नॉन कॉग्निजेबल केस की इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस ऑफिसर के पास होती है। उसके बाद है सबसेक्शन 4। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर बहुत अच्छी बात है। इसमें बोला गया है कि जब एक केस है, अब एक केस में कुछ कॉग्निजेबल अपराध हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल अपराध हैं, या फिर सिर्फ एक अगर कॉग्निजेबल अपराध भी है तो उस पूरे केस को कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। जैसे कोई एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक पर्सन है जो क्या करता है कि किसी के घर में घुस जाता है और फिर उसको बहुत मारता है, ठीक है, और डराता धमकाता भी है। तो फिर यहाँ पे कुछ कॉग्निजेबल अपराध हो गए, जो उसने उसको बहुत मारा वो वो कॉग्निजेबल अपराध हो गया, बाकी कैसे अपराध हो गए? नॉन कॉग्निजेबल अपराध हो गए। तो पूरे ट्रांजैक्शन में, जो पूरा ट्रांजैक्शन है उसमें अगर एक अपराध भी कॉग्निजेबल है, चाहे भले बाकी सारे नॉन कॉग्निजेबल हैं, तो उस पूरे केस को क्या मान लिया जाएगा? कॉग्निजेबल केस मान लिया जाएगा। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कॉग्निजेबल केस की तरह होगी और फिर पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के अरेस्ट करने का भी पावर मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर एक व्यक्ति है जो बहुत सारे ऑफेंस कर रहा है, एक ही ट्रांजैक्शन में बहुत सारे ऑफेंस करता है सपोज़, और फिर उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक, बाकी सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किए हैं, तो उस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की वजह से जो पूरा केस है वो कॉग्निजेबल बन गया है। अब पुलिस ऑफिसर के पास सारी पावर्स हैं जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती हैं। मतलब अब वो बिना वारंट के उसको अरेस्ट भी कर सकता है, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, तो उसके पास सारी पावर आ जाएंगी। तो ये बात लिखी है आपके सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 174 में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एफआईआर में और एनसीआर में क्या डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखेंगे अगर एफआईआर जो नोट डाउन करी जा रही है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की करी जा रही है, सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, ठीक है, पर जो एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है वो कैसे अपराध की है? वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अपराध की हो रही है, ठीक है। एफआईआर में पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है? पुलिस ऑफिसर बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन के क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है। लेकिन एनसीआर जब नोट डाउन हो रही है तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर होना ही चाहिए, ठीक है। एफआईआर में मजिस्ट्रेट के बिना वारंट के भी बिना वारंट इशू के भी वो अरेस्ट कर सकता है, लेकिन एनसीआर के केस में वो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा, अब एक डिफरेंस और होता है वैसे तो कि एफआईआर के टाइम पर अकरेंस रिपोर्ट भेजना ज़रूरी होता है और एनसीआर में अकरेंस रिपोर्ट भेजना इतना ज़रूरी नहीं होता है।
एक डिफरेंस ये भी होता है। तो ये भी मेंस का आपका क्वेश्चन बनता है, आप इसको प्रिपेयर करेंगे, प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है सेक्शन 175 जो कि बात करता है पुलिस ऑफिसर के पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द कॉग्निजेबल केस। तो जब ऑर्डर मिल जाएगा ना नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने का, तो फिर यही पावर उसके पास भी हो जाएंगी। ठीक है, बस एक ही पावर नहीं होगी जो कि होगी अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकता है। बाकी यही पावर जो सेक्शन 175 में दी है नॉन कॉग्निजेबल केस में भी हो जाएगी जब उसे ऑर्डर मिल जाएगा। अभी हमने पढ़ा सब सेक्शन 3 के अंदर। ओके, सेक्शन 175 पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। क्या होगी पावर? तो एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन बिना ऑर्डर के मैजिस्ट्रेट के कॉग्निजेबल केस में क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि प्रोवाइडेड क्या है, अच्छा ये नया प्रोविज़न है जो आप पिंक से हाईलाइटेड देख रहे हैं, ये नया प्रोविज़न है, ये आपको सीआरपीसी में नहीं मिलेगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको, provided that considering the nature and the gravity of the offense, the superintendent of police may require the deputy superintendent of police to investigate the case। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि superintendent of police रिक्वायर कर सकता है कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन करे अगर केस ऐसा है जो बहुत गंभीर नेचर का है, जैसे कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा है, या कोई पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है कि राइट्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है जो जो कहते हैं ना बहुत सेंसिटिव केस है, हाई प्रोफाइल केस है, कुछ ऐसा केस हो सकता है, तो वहाँ पर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। किसके ऑर्डर पर? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑर्डर पर। उसके बाद है सबसेक्शन 2 जो बात करता है नो प्रेसिडिंग ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन अंडर in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was the one which such officer was not empowered। अच्छा, तो यहाँ पर इतना बोला जा रहा है सबसेक्शन 2 के अंदर कि जब प्रोसीडिंग चलेगी ना तो पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन पे सवाल नहीं उठाया जाएगा ये कहकर कि इस पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं थी इन्वेस्टिगेशन करने की। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर सवाल उठाया जाने लगा तो भाई पुलिस ऑफिसर फ्रीली अपना काम ही नहीं कर पाएगा, उसको हर वक्त यही डर रहेगा कि भाई मैं इतनी मेहनत से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और कल को प्रेसिडिंग में बोल दिया जाएगा इस एविडेंस को तो हम एडमिसिएबल ही नहीं करेंगे क्योंकि भाई इनके पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था, इनके पास तो पावर ही नहीं थी, इसलिए है। ठीक है, तो एक सेपरेट एजेंसी की तरह काम कर सके इसलिए उसको यहाँ पे पावर दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन पे सवाल नहीं उठाया जाएगा जब कि उसके पास पावर ही नहीं थी इन्वेस्टिगेशन करने की, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पावर्ड नहीं था इस चैप्टर के अंदर, इस सेक्शन के अंदर। ओके, उसके बाद है सब सेक्शन 3 जो हम कवर कर चुके हैं कि जब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी एफआईआर नोट डाउन नहीं कर रहा है तो फिर वो अग्राइव्ड मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगा कि भैया मेरी कहीं नहीं सुनी जा रही है, ये रही मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ ये अपराध हुआ है, और वो एफिडेविट के साथ देगा। और यहाँ पर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर नहीं दे देगा, यहाँ पर पुलिस से भी सुना जाएगा, उसकी भी सबमिशन ली जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट के साथ द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद है सबसेक्शन 4, ये भी आपके सीआरपीसी में नहीं था, नया प्रोविज़न है। क्या कहता है? एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेन अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ हिज डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन subject to receiving a report containing the facts and circumstances of the incidents from the superior officer to him, and after consideration of such assertion made by the public servant as to the situation that led to the incident so alleged। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब मैजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड है सेक्शन 210 के अंदर, उसको जब ऐसी कंप्लेन मिल रही है जो कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ है, और जो उसके खिलाफ जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी में लगाए जा रहे हैं, मतलब वो जब अपनी ड्यूटी कर रहा था तब उसने ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसी कंप्लेन है।
या फिर उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी, मतलब ड्यूटी के अगेंस्ट है, पब्लिक सर्वेंट के ड्यूटी के अगेंस्ट है, ठीक। तो मैजिस्ट्रेट ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे देंगे। पहले पहले जो उस ऑफिसर जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाए गए हैं उसका जो सीनियर होगा उससे रिपोर्ट मंगाएंगे कि भाई तुम बताओ क्या बात रही है, पूरे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस की, ठीक है। और जिस ऑफिसर के अगेंस्ट, जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट एलिगेशन लगाए गए हैं, उसका भी कंसिडरेशन, उसका भी अजर्शन को कंसिडर करेंगे, उसकी भी सुनेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, सुपीरियर से इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट मंगाई जा रही है, पब्लिक सर्वेंट का भी अजर्शन सुना जा रहा है, उसके बाद मैजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं था। अगर मेंस में आंसर पूछा जाएगा कि पावर क्या क्या होती है पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो आपको ये लिख कर आना है, या फिर प्री में पूछा जाएगा। ओके उसके बाद बात करी गई है सेक्शन 176 के प्रोसीजर की। इस सेक्शन को कवर करने के बाद आगे के सेक्शन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 176, सेक्शन 176 प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। इसमें भी नया प्रोविज़न ऐड किया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बस ये लास्ट है, उसके बाद हम लोग आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पावर्ड होगा सेक्शन 175 के अंदर, ठीक है, उसके पास ऐसा ऑफेंस है जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है सेक्शन 175 के अंदर, तो वो क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट को तुरंत एक रिपोर्ट भेजेगा, और उसके बाद क्या करेगा, वो चाहे तो खुद जाकर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकता है। तो सबसे पहले क्या भेजा जाएगा, मैजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेज दी जाएगी, उसके बाद क्या किया जाएगा, एविडेंसेस कलेक्ट करे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, प्रोवाइडेड दैट अगर वो जो जानकारी है, ऑफेंस की जो जानकारी है, वो ऐसी जानकारी है जिसमें जिस व्यक्ति के खिलाफ वो जानकारी है उसका नाम है और ऑफेंस सीरियस नेचर का नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर खुद इन्वेस्टिगेशन ना करके अपने सबऑर्डिनेट को भेज सकते हैं, या फिर अगर इंफॉर्मेशन जो ऐसी है जहां से पता चलता है पुलिस ऑफिसर को कि इन्वेस्टिगेशन करने के सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो चाहें तो इन्वेस्टिगेशन ना करें, वो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके साथ सबसेक्शन 2 पढ़िए। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर ए और बी दोनों में से कोई भी क्लॉज होगा ना, कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं या फिर वो खुद नहीं जा रहे हैं, अपने सबऑर्डिनेट को भेज रहे हैं, कोई भी सिचुएशन है, तो उसकी जानकारी भी दी जाएगी मजिस्ट्रेट को। और जो क्लॉज बी बताया गया है जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर जो इन्फॉर्मेंट है जिसने सूचना दी है उसको बताया जाएगा कि हम भैया इन्फॉर्मेशन आपने जो दी थी ना उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद प्रोविज़ो, जो प्रोविज़ो कह रहा है अगर ऑफेंस कैसे जुड़ा है, रेप से जुड़ा हुआ ऑफेंस है और विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, तो विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, तो अभी हमने देखा विमेन पुलिस ऑफिसर करेगी और उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव या फिर सोशल वर्कर ऑफ लोकेलिटी के सामने किया जाएगा, इनमें से कोई भी हो सकता है। और इसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, मोबाइल फ़ोन से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब जो क्लॉज 3 है, सॉरी सबसेक्शन 3 है, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जोड़ा गया है जिसमें आप देखेंगे फॉरेंसिक एविडेंसेस की रिकॉर्डिंग की बात करी गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प ली जाएगी और फॉरेंसिक एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे होंगे उसका वीडियोग्राफी किया जाएगा, मोबाइल फ़ोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किया जा सकता है। कैसे ऑफेंसेस में किया जाएगा, जिसकी सज़ा 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है, ऐसे अपराध की जानकारी मिली है तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प ली जाएगी।
और इन केस अगर किसी स्टेट में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो किसी और स्टेट से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प ली जा सकती है। किसी और राज्य के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वहाँ से बुलाया जा सकता है और उनकी हेल्प ली जा सकती है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके, जो एविडेंस हो वो और अच्छे क्वालिटी के हों, कोई भी एविडेंस रह ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस अच्छे तरीके से कलेक्ट हो पाए। तो आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हुआ होगा। आगे के सेक्शंस नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।